बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर 9 आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जीव विज्ञान की इस कक्षा में आज हम लोग उपविषय पौधों में परिवहन के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, परिवहन, सबसे पहले जो परिवहन की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक जीव में जो भी सृष्टि में पाए जाते हैं उनके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का परिवहन पाया जाता है। चाहे हम किसी भी जंतु की बात करें तो जंतुओं में रुधिर के लिए, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के लिए, उसमें पाई जाने वाली गैसेस के लिए, जो शरीर के अंदर गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन का परिवहन है, तो विभिन्न प्रकार का परिवहन शरीर के अंदर होता है। इसी प्रकार से जो हमारे पौधे होते हैं, तो पौधे के अंदर भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, जिसमें जल है, खनिज पदार्थ हैं, पौधों का जो भोजन है तथा उसमें जो गैसेज होती हैं, इनका सबका जो है परिवहन निरंतर होता रहता है। तो बच्चों, आज हम लोग इसी में विशेष रूप से पौधों के परिवहन के विषय में जानेंगे। आज हमारे इस अध्ययनशाला के शिक्षण बिंदु हैं, सबसे पहले हम लोग पौधों में परिवहन क्या है इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद पौधों में किन किन पदार्थों का परिवहन होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत जल, खनिज पदार्थ और भोजन के विषय में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पौधों में परिवहन होता है ये किन किन माध्यमों के द्वारा होता है, उन माध्यम के विषय में हम लोग जानेंगे। जो पौधों में परिवहन होता है ये कुछ कम दूरी तक परिवहन होता है, उसके विषय में जानेंगे। और ये जो कम दूरी तक परिवहन होता है इसको हम लोग कोशिकीय परिवहन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके विषय में, इसके अंतर्गत हम लोग विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय परिवहन आदि का अध्ययन करेंगे। पादप जल संबंधों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, अंतः अवशोषण और जल विभव आदि आते हैं। किंतु आज की अध्ययनशाला में हम लोग केवल परासरण का अध्ययन करेंगे, बाकी के जो जीवद्रव्य कुंचन, अंतः अवशोषण और जल विभव हैं इसका अध्ययन हम लोग भाग 2 के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, सबसे पहला होता है, जो हमारा एक प्रश्न होता है कि परिवहन क्या होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि परिवहन एक जैव प्रक्रिया है जिसमें जो अवशोषित या संश्लेषित पदार्थ जैसे जल है, ऑक्सीजन है, भोजन है, हार्मोन्स है, जो है ये सभी जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन हेतु स्थानांतरित होते रहते हैं। इनका जो स्थानांतरण होता है ये निरंतर चलता रहता है। पौधों में परिवहन, यहाँ पे हम बात करते हैं पौधों में किन किन वस्तुओं का परिवहन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सब हम लोगों ने देखा भी है कि हम लोग अपने घर में पौधों में पानी देते हैं, उनकी जड़ों में पानी डालते हैं। हम लोगों ने सुना है कि वो ये पानी फिर जो है जो स्थानांतरित होकर ऊपर पत्तियों तक, पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि पत्तियों में भोजन निर्मित होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके द्वारा भोजन निर्मित होता है, और वो जो उसका जो स्थानांतरण होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पौधे के अंदर कई वस्तुओं का परिवहन होता है। ये वस्तुएं कौन कौन सी होती? प्रमुख जो होते हैं जल है, खनिज पदार्थ हैं, तथा पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित जो भोज्य पदार्थ होता है उनका संवहन होता है। इसी के साथ पौधे के विभिन्न भागों में कुछ हार्मोन्स का जो है जो समय समय पर बनते रहते हैं, उनका भी जो स्थानांतरण होता है, ये जो है इसका परिवहन होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं जल। किसी भी पौधे के लिए जल सबसे आवश्यक है, और पौधे का सबसे अधिक भाग जो होता है वो जल का ही होता है, और जल का ही परिवहन सबसे अधिक होता है। जल एक विलायक की भांति कार्य करता है, और ये अपने साथ साथ बहुत से पदार्थों को अपने साथ लेकर के स्थानांतरित होता है और इसका संवहन होता है। जो जल होता है ये मृदा से जड़ों को प्राप्त होता है, जो कि जाइलम के द्वारा ऊपर बढ़ता है। सबसे पहले हम जो जल है, जड़ें जो होती हैं वो जल को अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने के बाद फिर उनका जो आगे की ओर जो होता है स्थानांतरण अर्थात रसारोहण होता है। रसारोहण या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा जो जल होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित होता है। जो जल होता है विभिन्न भागों तक स्थानांतरित होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ हैं इनका ये जो प्रत्येक पौधे के लिए कुछ बहुत आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं जो कि जो है वो मृदा से ही प्राप्त होते हैं। इन खनिज पदार्थों के अंतर्गत जो है जैसे नाइट्रेट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक आदि बहुत सारे जो अकार्बनिक तत्व हैं जो कि हमें जो पौधों को जो होता है मृदा के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और जल के साथ मिलकर इनका जो संवहन होता है
और ये विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। इन खनिज पदार्थों के कारण ही, इन खनिज पदार्थों के द्वारा ही पौधों को अपनी जैविक उपापचय क्रियाओं के संचालन में सहायता मिलती है। बच्चों, तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं जो भोजन व हार्मोन्स। भोजन व हार्मोन्स पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है, और ये जो भोजन होता है पत्तियों से नीचे की ओर उसका स्थानांतरण होता है और ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, यहाँ तक कि जड़ों तक, मूल रोमों तक पहुंचता है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो जल और खनिज पदार्थों का जो परिवहन होता है वह एक दिशीय परिवहन होता है, जबकि जो भोजन का परिवहन होता है वह बहुदिशीय होता है, अर्थात बहुत सी दिशाओं में होता है। इसी के साथ साथ जो हार्मोन्स जो पौधे के विभिन्न भागों में निर्मित होते हैं उनका जो परिवहन होता है वह भी बहुत सी दिशाओं में होता है, अर्थात उसे हम बहुदिशीय परिवहन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि पौधों में जो ये परिवहन होता है, ये जो विभिन्न पदार्थों का परिवहन हो रहा है, ये किन किन माध्यमों के द्वारा होता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। जो इस परिवहन के जो माध्यम है इसको हम लोग दो भागों में इसका विभाजन करते हैं, एक कम दूरी तक परिवहन और एक अधिक दूरी तक परिवहन। कम दूरी तक जो परिवहन होता है ये कुछ भौतिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत कोशिकीय परिवहन होता है। जो कि क्रियाएं हो, जो इसके लिए जो कोशिकीय परिवहन में होने के लिए होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको हम लोग विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय परिवहन, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, अंतः अवशोषण और जल विभव के नाम से जानते हैं। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा पौधों में कम दूरी तक परिवहन होता है। इसके बाद जो लंबी दूरी तक जो परिवहन होता है, अर्थात जो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं वहाँ पर जड़ों से ऊपर तक सबसे इतने लंबे लंबे 100-100 मीटर ऊंचे जो पौधे होते हैं वहाँ तक जो पौधों का जल का या खनिज पदार्थों का जो परिवहन है वो जो होता है वो कुछ विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। इसको भी हम लोग आगे वाले अध्ययन, इसी के जो भाग 2 और भाग 3 में इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसकी जो प्रक्रियाएँ हैं हम जान लेते हैं। ये प्रक्रियाएँ अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन होती हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण बहुत ऊंचे ऊंचे पौधों में भी परिवहन हो जाता है। यह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो कि पत्तियों में उत्पन्न होता है, तो उस खिंचाव के कारण वो खिंचाव की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे पत्तियों से लेकर के जड़ों तक जाती है और उसी खिंचाव के कारण परिवहन होता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहली क्रिया का अध्ययन करते हैं विसरण। विसरण क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने बहुत ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि कभी घर में एक कोई सेंट की शीशी किसी कमरे में खोली जाती है तो उसके बगल में जो खोलता है सबसे पहले उसको अधिक खुशबू आती है। धीरे धीरे जो काफ़ी दूर कोई बैठा होता है उसको भी खुशबू आने लगती है। हम शीशी को बंद कर देते हैं, थोड़ी समय के बाद क्या होता है कि जो कुछ खुशबू होती है वो आना बंद हो जाती है। यह क्रिया कौन सी क्रिया होती है बच्चों? इसी क्रिया को हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। विसरण का मतलब क्या होता है? जब किसी पदार्थ के एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसके अणु जो होते हैं वो अपनी स्वतः की गतिज ऊर्जा के कारण माध्यम में विसरित होते हैं, माध्यम में स्थानांतरित होते हैं। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस जो पदार्थ का जो है वो एक समान रूप से उस माध्यम में विसरित नहीं हो जाते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा भी लिखी है, एक ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत गैस, द्रव तथा ठोस आदि सभी पदार्थों के अणुओं के आयंस में स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले भाग की ओर जाने का जो गुण होता है उसे विसरण कहते हैं। बच्चों, हम लोगों ने इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे इसमें एक चीज़ और है कि यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि माध्यम में पदार्थ के अणु एक समान रूप से विसरित न हो जाए। इसके उदाहरण देखते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और क्या होता है, और बदले में क्या होता है CO2 जो होती है वो त्याग करते हैं। यह भी एक विसरण की क्रिया है जो पौधों की पत्तियों में संपन्न होती है। अगरबत्ती व इत्र की खुशबू चारों ओर कमरे में फैल जाती है धीरे धीरे, और वो तब तक फैलती रहती है जब तक पूरे कमरे में खुशबू एक समान रूप से विसरित नहीं हो जाती है। जैसे कपूर है, ये ठोस, ये जो विसरण है कपूर है, जब हम उसको छोड़ देते हैं, कपूर को सामान्य रूप से रखते हैं तो हवा के संपर्क में आने पर जो कपूर होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। लाल दवा को जब हम पानी में डालते हैं तो तुरंत घुल जाती है। बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि
इत्र की खुशबू या अगरबत्ती जो है ये गैस का विसरण को प्रसारित ये दिखाता है। कपूर एक ठोस पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आते उड़ता है, अर्थात ठोस का गैस में विसरण हो रहा है। लाल दवा पानी में विसरित होती है, अर्थात यहाँ पर एक ठोस का द्रव में विसरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रकार के विसरण, ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में और विसरण को हमने देखा। जो विसरण की दर होती है ये गैसों में सबसे अधिक होती है, ये खास बात है। यहाँ पर जो विसरण की दर है गैसों में सबसे अधिक है, जबकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें विसरण काफ़ी कम होता है, अर्थात ठोस से ठोस में विसरण या ठोस से अन्य पदार्थों में भी जो विसरण की दर है वो काफ़ी कम होती है। बच्चों आगे देखते हैं इसका, जो इसके बाद हमारा एक आता है दूसरा जो बिंदु है, अगला बिंदु है सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिटेट ऐसा डिफ्यूज़न, ऐसा विसरण जिसमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही, फैसिलिटी दी जा रही है। जब कोई विसरण, जैसे विसरण में हमने पढ़ा कि स्वतः अपनी गतिज ऊर्जा के कारण विसरण होने का गुण सामान्य विसरण कहलाता है, किंतु सुसाध्य विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब विसरण के लिए किसी विशेष माध्यम की मदद ली जाती है, किसी बाहरी अणु की मदद ली जाती है, तो वो सुसाध्य विसरण होता है, फैसिलिटेटेड विसरण उससे कहा जाता है। परिभाषा लिखी हुई है, जब किसी कण को गति करने के लिए किसी बाहरी अणु की मदद ली जाती है तो इसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। यह किसी भी कोशिका की, जीव की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन व कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो उसके कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है तथा या अन्य उसके जो कोशिकांग हैं, इसी के साथ साथ जीवाणु की जो कोशिका होती है, इनमें जो विसरण होता है वो सुसाध्य विसरण होता है, अर्थात किसी बाहरी अणु की मदद से ये विसरण होता है। यहाँ पर खास जो बात होता है, इस जो सुसाध्य विसरण में जो प्रमुख पदार्थ या जो प्रमुख रूप से जो भाग लेते हैं वो प्रोटीन होते हैं, अर्थात सुसाध्य विसरण में प्रोटीन एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं जो इसमें जो इस विसरण में जो भाग लेते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चैनल प्रोटीन और एक होते हैं कैरियर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन। तो इसमें जो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चैनल प्रोटीन है क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी जो कोशिका की जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अर्थात उसकी जो उसकी जो बाह्य कला होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक लिपिड होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। तो लिपिड की जो लेयर, जैसे यहाँ पे चित्र में भी दिखाया जा रहा है, एक लिपिड है और लिपिड के बीच बीच में प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य प्रोटीन और एक होता है अंतः प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इस लिपिड लेयर के ऊपर की तरफ भी पाए जाते हैं और वो ऊपरी सरफेस पे इस तरफ भी हो सकते हैं और नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। किंतु जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, जो इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो अंदर तक धसे हुए पाए जाते हैं, जो मतलब एक ऊपर की सरफेस से लेकर नीचे तक जो होते हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन धसे हुए पाए जाते हैं। और जो हमारे जो ये जब ये इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होता है, अंतः प्रोटीन होते हैं, जब 2 अंतः प्रोटीन मिल करके एक बीच में एक गैप, एक चैनल रूपी रचना का निर्माण करते हैं तो इसे हम चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये इस चित्र में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 2 प्रोटीन्स हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अंतः प्रोटीन है जो ऊपर से नीचे तक धसे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इनके बीच में एक पोर को यहाँ पर दिखाया गया है, छिद्र कहा जाता छिद्र की। और जो इस प्रकार से जो छिद्र रूपी रचनाओं का, जब प्रोटीन के द्वारा इस प्रकार की छिद्र रूपी रचनाओं का निर्माण किया जाता है तो इस प्रकार की रचनाओं को हम लोग पोरीन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देख लीजिए, यह एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिनके द्वारा कोशिका कला, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु आदि के अंदर जो होता है छिद्र रूपी रचनाओं का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा जल व आयंस का परिवहन होता रहता है। ये जो परिवहन होता है इसमें भी किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कोशिका कला में जल चलनात्मक जो मार्ग होता है उसे हम एक्वापोरीन्स कहते हैं। जो एक्वापोरीन्स जो होते हैं ये 8 प्रकार के जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। जो एक्वापोरीन होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्वापोरीन्स किसे कहते हैं, इसमें अगर हम कहते हैं तो एक्वापोरीन्स का मतलब है ये जो एक समूह होता है 8 प्रकार के एक्वाप्रोटीन जो होते हैं, एक्वापोरीन प्रोटीन के जो अणु 8 प्रकार के जो अणु होते हैं उनसे मिलकर के एक्वापोरीन्स का निर्माण होता है, जो कि
जल के संवहन के लिए होता है, कोशिका कला में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं संवाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो किसी चीज़ को संवहन करते हैं, विशेष प्रकार से एक माध्यम से संवहन करते हैं, संवाहक प्रोटीन कहलाते हैं। इसको सबसे पहले चित्र से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कभी कक्षाओं में एंजाइम की में पढ़ा था, ताला चाबी की, किंगफिशर की जो ताला चाबी परिकल्पना पढ़ी थी, ये उससे मिलता जुलता ही प्रक्रम यहाँ पर भी होता है। यहाँ क्या होते हैं कि जब ये देखिए यहाँ पर लिपिड लेयर दिखाई जा रही है कि ये लिपिड के कण हैं, और ये जो हमारे दिख रहे हैं ये प्रोटीन्स के का पार्टिकल हैं, प्रोटीन्स के कण हैं। ये इसकी बाह्य सतह ऊपर की ओर जो दिख रहा है वो बाह्य सरफेस है, जो अंदर ये जो इधर नीचे की ओर दिख रहा है इसकी अंतः सरफेस है। जब कोई पार्टिकल, देखिए यहाँ पर एक सल्यूट का पार्टिकल ए यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर एक विशेष स्थान बनता है और ये इसके अंदर आकर के स्थिर हो जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये जो होता है कि ये ऊपर का जो सरफेस होता है, ये जो दोनों हैं ये ऊपर से बिल्कुल जुड़ जाते हैं और नीचे की ओर खुल जाता है, जिसके कारण जो ये ए वाला पार्टिकल होता है वो कोशिका कला के अंदर की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि संवाहक प्रोटीन क्या होता है, एक प्रोटीन एक संवाहक का कार्य कर रही है, मतलब पहले उसको ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद फिर उसको घूम करके या खुलकर उसको अंदर की ओर डाल देती है, अंदर की ओर प्रवाहित करती है। जैसे लिखा हुआ कोशिका कला के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल जैसे जो बड़े आकार वाले जो तत्व होते हैं, बड़े आकार वाले जो ध्रुवीय कण होते हैं, उनके विसरण हेतु ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें संवाहक प्रोटीन्स कहते हैं। ये कण संवाहक प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक विशिष्ट प्रकार के जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और फिर ये जब जटिल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये धीरे से घूमकर अंदर की ओर घूम जाते हैं या फिर खुलकर कण को अंदर की ओर कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ये जो संवाहक प्रोटीन के विषय में जाना थोड़ा सा। अब देखते हैं इसमें एक आता है निष्क्रिय परिवहन। इसमें हम लोग यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट के बारे में जानते हैं। ये भी जो होता है विशेष प्रकार की जो हमारे जो हम सुसाध्य विसरण का ही एक ये भाग होता है, जो ये जो हमारा यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट है, ये भी एक उसी का भाग है। देखते हैं इसमें जब संवाहक प्रोटीन के द्वारा केवल एक प्रकार का जो विलेय अणु होता है कोशिका कला में प्रवेश करता है, जैसे पहले चित्र में दिखाया जा रहा है केवल एक प्रकार का अणु एक ही दिशा में प्रवेश कर रहा है, वही जो पहले हम लोगों ने भी देखा था संवाहक प्रोटीन के द्वारा, कैरियर प्रोटीन के द्वारा ही ये क्रिया होती है। तो जब एक प्रकार का विलेय अणु कोशिका कला में प्रवेश करता है तो इस विसरण को हम लोग यूनिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जब दो कण जो होते हैं, जब किसी संवाहक प्रोटीन द्वारा दो भिन्न प्रकार के जो कण होते हैं वो एक साथ जो होते हैं कोशिका कला में प्रवेश करते हैं, तो इसको हम लोग सिम्पोर्ट के नाम से जानते हैं, इसको सिम्पोर्ट कहा जाता है। तीसरे में हम लोग देखते हैं कि एक एंटीपोर्ट की जो है, इसमें क्या देखते हैं कि जब भिन्न प्रकार के विलेय अणु एक साथ दो दिशाओं में विसरण करते हैं, अर्थात एक अंदर से बाहर की ओर आ रहा है और एक बाहर से अंदर की ओर निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, इसको हम लोग एंटीपोर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप एक ध्यान रखिएगा, ये लिपिड लेयर्स हैं, ये प्रोटीन्स के जो हैं, ये प्रोटीन के बड़े रूप में इनको दिखाया गया है, विशेष रचना के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक संवाहक प्रोटीन है। सक्रिय परिवहन, ये जो सक्रिय परिवहन है ये भी जो होता है, ये हमारे शरीर की कुछ विशेष प्रकार की जो जटिल प्रक्रियाएं होती हैं उसमें ये भाग लेते हैं। इसमें हमारा देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है इसमें एक विशेष रचना को ग्रहण करता है, रचना में कुछ इसमें परिवर्तन होकर के ये प्रमुख जो हमारे जो संवहन कुछ प्रमुख ऐसे तत्व होते हैं जिनका ये संवहन करते हैं। हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में सोडियम पंप, पोटेशियम पंप जैसी क्रियाएं होती हैं, तो वो जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे सक्रिय परिवहन के द्वारा संपन्न होती हैं। सक्रिय परिवहन में देखते हैं विसरण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पदार्थ के अणुओं का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, उसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। इस प्रक्रिया में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का व्यय होता है। इसके पहले की जितनी प्रक्रियाएं हम लोगों ने सुसाध्य विसरण में पढ़ी थी या विसरण में पढ़ी थी उसमें ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा था, किंतु इसमें ऊर्जा का व्यय होता है इस सक्रिय परिवहन में। यह प्रक्रिया वाहक प्रोटीन के द्वारा अर्थात वही कैरियर प्रोटीन के द्वारा पूर्ण की जाती है और इसे हम लोग परिवहन पंप के नाम से भी जानते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, प्रोटीन पंप आदि। आगे देखते हैं इसमें, अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं पादप जल संबंधों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि जो पादप जल संबंध है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल और पौधे का एक बहुत अच्छा संबंध होता है। पौधे में 70 से 80% भाग जो होता है तक जल पाया जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ पे जैसे शाकी पौधे का 80 से 90% भाग जल होता है, जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनका 50% से अधिक भाग जल का होता है। जल एक विलायक होता है जो जब मृदा से
अवशोषित किया जाता है, पौधों के द्वारा अवशोषित होता है और अपने साथ जो जल होता है मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अपने साथ घुलाकर ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। यह एक विलायक है जिसके द्वारा गैस, खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थ आदि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या एक अंग से दूसरे अंग में प्रवाहित होते हैं। पौधों में जो परिवहन की क्रिया होती है वह कई प्रकार से हो सकती है, कई प्रकार से होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, अंतः अवशोषण, जल विभव आदि आते हैं। इसे कोशिकीय परिवहन के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। जो अब इसमें हम लोग आज की जो इस अध्ययनशाला है इसमें केवल परासरण का अध्ययन करेंगे। जीवद्रव्य कुंचन, अंतः अवशोषण और जल विभव इसको भाग 2 में देखेंगे, जैसे पहले ही बताया था। सबसे पहले देखते हैं परासरण की क्रिया, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस भी कहते हैं, परासरण कहते हैं। हम लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जब घर में शरबत बनाते हैं, शक्कर को पानी में घोला जाता है, धीरे धीरे शक्कर के जो पार्टिकल्स होते हैं पानी में घुलते हैं। चलिए उसी उदाहरण को लेकर के हम आपको परासरण को समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 2 विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक के अणुओं की जो गति करने की क्रिया होती है उसको परासरण कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये है, इस सांद्रता इसकी अधिक जो है, यहाँ पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया हुआ है, इस चित्र में दिखा रहे हैं। ये देखिए दोनों चित्रों में दिखाया हुआ है, इधर जल भरा हुआ है और यहाँ पर 10% शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, अर्थात यहाँ पर शक्कर का शरबत भरा हुआ है। क्या होता है कि जब इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से द्वारा पृथक करते हैं तो ये जो जल के अणु होते हैं इनकी जो है ये निरंतर इस शुगर सॉल्यूशन में प्रवेश करने लगते हैं, शर्करा के विलयन में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे जब ये प्रवेश करने लगते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो जल स्तर होता है ये घटने लगता है और ये जो शुगर सॉल्यूशन का जो स्तर होता है ये बढ़ने लगता है। तो यही क्रिया जो होती है ये परासरण कहलाती है। जो परासरण की क्रिया होती है इसको हम लोग ने पहले भी अध्ययन किया है। ये 2 प्रकार का होता है। परासरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बहिःपरासरण। जब पानी अथवा विलायक के जो अणु होते हैं किसी कोशिका या किसी माध्यम में अर्धपारगम्य जो है झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसको जो है अंतःपरासरण कहते हैं। हम लोगों ने देखा होगा अपने घर में, हम एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। एक घर में एक कटोरी लेते हैं, कटोरी में पानी भरते हैं और पानी में किशमिश डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं कि जो पानी होता है वो किशमिश के अंदर पूरी तरीके से चला जाएगा और किशमिश वो फूल जाती है। तो अर्थात क्या हुआ, जो जल के अणु होते हैं वो उस किशमिश के अंदर प्रवेश कर गए। ये जो है अंतःपरासरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। दूसरा देखते हैं बाह्यपरासरण। जब पानी अथवा विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका के बाहर की ओर होता है तो इसे हम लोग बहिःपरासरण कहते हैं। इसके लिए भी घर पे ही प्रयोग हो सकता है। हम लोग एक अंगूर का दाना ले लेते हैं और अंगूर को 30% शुगर सोल्यूशन या 30% साल्ट के सोल्यूशन में, नमक के सोल्यूशन में विलयन में रखते हैं। कुछ समय पश्चात हम उसमें देखते हैं कि जो उसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है वो बाहर निकल आता है, अर्थात उस जो आपकी कटोरी है उसमें आ जाता है, जो अंगूर होता है वो सिकुड़ जाता है। यह क्रिया जो होती है ये बहिःपरासरण को प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं बच्चों परासरण दाब। जब परासरण समझ रहे हैं तो परासरण दाब क्या होता है इसको भी समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि परासरण के कारण जो दाब होता है इसका बहुत महत्व होता है। देखिए परासरण दाब वह दाब होता है जो किसी विलयन पर बाहर से अनुप्रयुक्त करने पर विलायक के उस परासरण को रोक देता है कि जो उस विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलय की ओर होता है। ठीक है, परासरण दाब जो होता है वो उस द्रव्यस्थैतिक दाब के बराबर होता है जो अधिक सांद्रता वाले विलयन में उत्पन्न होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो इसके पीछे जाकर के चित्र में देखते हैं कि जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये परासरण की क्रिया चल रही है अगर तो इसमें इसका स्तर बढ़ रहा है और इसका स्तर घट रहा है, तो एक ऐसा दाब अगर लगा दिया जाए कि इसको इस ऊपर से हम इधर इसको रोक दें, इसमें हम अगर एक यहाँ पर एक प्रेशर डाल दें, कुछ ऐसा कर दें कि ये जो परासरण की क्रिया, इसके जो जल के अणुओं का प्रवेश करना यहाँ पर रुक जाए, तो इसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। अर्थात परासरण की क्रिया को जो रोकने वाला दाब होता है वही परासरण दाब कहलाता है। चलिए आगे वहीं पे आते हैं लौट करके। परासरण दाब के बाद देखते हैं स्फीति दाब और भित्ति दाब। क्या होता है बच्चों कि जो परासरण की क्रिया होती है, जब किसी भी कोशिका में परासरण की क्रिया होती है तो जो
जल के अणु होते हैं लगातार किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करते रहते हैं, या विलायक के अणु, जल या विलायक के अणु लगातार कोशिका के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। और जब ये लगातार इसके अंदर प्रवेश करते हैं, इस यहाँ पर इस चित्र में दिखाया जा रहा है, तो क्या होता है कि जो इसका जीवद्रव्य होता है वो फूलने लगता है और काफ़ी फूल जाता है। जब जीवद्रव्य फूलता है तो उस फुलाव के कारण यह जीवद्रव्य बाह्य भित्ति पर एक दबाव डालता है। जब बाह्य भित्ति पर दबाव डालता है तो इसके बाहर क्या होता है, बाह्य भित्ति का मतलब जो पौधों की कोशिका होती है, इसके जो बाहर की तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो उस कोशिका भित्ति पर क्या होता है, एक दाब पड़ता है जिसको हम लोग स्फीति दाब कहते हैं। अर्थात कोशिका की स्फीति के कारण जो कोशिका की भित्ति पर जो दाब उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्फीति दाब के नाम से जानते हैं। किंतु जब ऐसा स्फीति दाब पड़ रहा है तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोशिका फूल जाए और वहाँ से फट जाए या हट जाए, उसका शेप जो उसका आकार है वो जो है बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी के साथ साथ जो हमारी ये जो कोशिका की जो बाह्य भित्ति होती है वह भी अंदर की ओर एक विशेष प्रकार का दाब लगाने लगती है जिसको हम लोग भित्ति दाब के नाम से जानते हैं। देख लीजिए यहाँ दोनों की परिभाषा अलग अलग से लिखी हुई है कि ये जो है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है बाहर से, ये इसका जो अंदर से बाहर की ओर लग रहा है ये क्या है, ये स्फीति दाब है। और जो इस भित्ति के द्वारा अंदर की ओर कोशिका के उस आकार को बनाए रखने के लिए जो दाब लगाया जा रहा है उसको हम लोग इस जो है भित्ति दाब कहते हैं। देखते हैं वह दाब जिसके कारण जीव द्रव्य कला कोशिका भित्ति के ऊपर दाब डालती है स्फीति दाब कहलाता है। दूसरा है कोशिका भित्ति कठोर होने के कारण स्फीति दाब के बराबर किंतु उल्टी दिशा में जीव द्रव्य पर दाब डालती है, अर्थात जिससे कोशिका का आकार बिगड़ता नहीं है, उसे हम भित्ति दाब कहते हैं। बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं कि आप लोगों ने जो आज की अध्ययनशाला में पौधों में जो परिवहन होता है इसके विषय में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। इसमें आप लोगों ने जो उसके परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बारे में जाना, विसरण के बारे में जाना, सुसाध्य विसरण क्या होता है इसके विषय में जाना, इसी के साथ साथ पराशरण पे भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की। चलिए आज की अध्ययनशाला के समापन से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा गृह कार्य देते हैं। आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहला जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं कि पौधों में परिवहन का क्या महत्व है, इसको आप अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद आप दूसरा जो प्रश्न है, अपने आसपास जो पदार्थों में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होने हैं जो उसमें विसरण होता है उसको आप ढूंढिए और उनकी एक सारणी बनाइए और उसको लिखिए, उसका अध्ययन करिए कि आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं। जैसे आप लोग कपड़े धोते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि घर में नील किया जाता है तो नील की जो बूंदें होती पानी में डालते हैं तो कितनी तेज़ी से विसरित होती है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे आपको साधन मिलेंगे जिनसे आपको विसरण पता चलेगा, तो आप लोग उनको ढूंढिए और लिखिए। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन जो हम लोगों ने सुसाध्य विसरण में पढ़ा था, इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको लिखना है। पोरीन्स बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके विषय में थोड़ा विशेष आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा और इसको अध्ययन करिए। इसके पास एक जो आखिरी प्रश्न है हम लोगों का कि अपने आसपास होने वाली पर्यावरण की घटनाओं का आप लोग अध्ययन करते हुए उसका अपनी क्रियात्मक पुस्तक में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आज का जो अध्ययनशाला है उसका जो पौधों में परिवहन है इसके भाग 1 को हम लोग यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की जो चीज़ें भाग 2 में अध्ययन की जाएंगी। नमस्कार।